आपको पता है एग्ज़ाम डेट नज़दीक आती जा रही है। 8 मई जो है आपकी एग्ज़ाम डेट है प्रीलिम्स की, ठीक है। और उसका कैलेंडर भी इशू हो चुका है और एग्ज़ाम आपका होगा 12 से 2 के बीच में, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ बिहार की वहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 10th सेट का। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है अटल टनल, ठीक है। जो अटल टनल के बारे में पूछा गया है, और अटल टनल जो है दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना है, ठीक है, मीन सी लेवल से। और इसकी लेंथ के बारे में यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन इसकी आंसर लेंथ के बारे में जानने से पहले अटल टनल के बारे में भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अटल टनल जो है इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है, मतलब इसको डेडिकेट किया गया है नेशन को। कब, कौन सी डेट में? इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। कब किया था? 3 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। कई बार कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं करंट अफेयर की जो 2-3 साल पुरानी भी होती हैं, बट स्टिल वो क्वेश्चंस में फेवरेट रहती है, क्वेश्चंस में आती रहती है अगले 4-5 सालों तक। 2020 की न्यूज़ है, 22 का एग्ज़ाम होगा आपका, बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना। ये करंट के साथ ना एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाता है ये, ठीक है। तो 3 अक्टूबर 2000 गांधी जयंती जो थी 2 अक्टूबर, उसके अगले दिन ही इसको डेडिकेट किया था नेशन को, ठीक है। और ये आपको पता ही है, जैसे अटल टनल नाम रखा गया है, तो ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर इसको रखा गया है। और इस अटल टनल को बनाया है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाई गई है। कहाँ पर? जो रोहतांग पास है आपकी, रोहतांग पास, ठीक है, वहाँ पर बनाई गई है। और स्पेशली अगर जो हम और स्पेसिफिक बात करें, इन रेंज ऑफ ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज में पीर पंजाल रेंज के में बनाई गई है आपकी ये अटल टनल, ठीक है। और ये कनेक्ट करती है किसको? देखिए जो आपका नया यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के लेह जो डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर, उसको कनेक्ट करती है आपका मनाली से। मनाली डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका मनाली है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो कुल मिला के हम लेह और मनाली को कनेक्ट करती है आपकी ये रोड। और ये रोड बनी है 9.02 किलोमीटर की, 9.02 किलोमीटर की लंबी ये टनल है, ठीक है। इसका एलिवेशन जो है लगभग, अगर जो हम बात करें, हमने बात की जैसे 10,000 फीट, अब ये अप्रॉक्सीमेट डाटा है। अगर जो हम एग्जैक्टली हाइट की बात करें तो ये हाइट है आपकी इन टर्म्स ऑफ मीटर, दैट इज़ 3100, 3100 मीटर की हाइट। और अगर जो हम फीट्स में बात करें, जिसमें ये लिखा हुआ है 10,000 फीट, तो 10171 फीट, ठीक है। इफ़ इन केस कहीं पूछा जाए तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो लमसम कॉस्ट लगी बनाने के लिए, वो लगी थी 3200 करोड़ की, 3200 करोड़ की कॉस्ट लगी है, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर की जो है लंबी टनल है, सबसे ऊंची हाईवे टनल है वर्ल्ड की, ठीक है, अटल टनल। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है कि सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है। देखिए अगर जो हम सबसे डीपेस्ट, देखिए ये सारी लेक्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जो हम सबसे पहले बात करें वो स्टॉक लेक की, ठीक है। देखिए इंग्लिश में कई बार होता है ना, प्रोनाउंसिएशन हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। उस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना कि मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए। आपको सिर्फ कंटेंट और आंसर पर ध्यान देना है, ठीक है। कुछ लोगों को कमेंट आता है कि भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, बट मेनली क्या है, कंटेंट पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं वोस्टॉक लेक की। तो ये जो वोस्टॉक लेक है ये आपका अंटार्कटिका के अंदर है, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका के अंदर है। और इसकी जो डेप्थ है ये लगभग, डेप्थ की हम बात करें तो 900 मीटर की गहराई है। देखिए डेप्थ कैसे हो रहा है, देखिए ये आपकी जैसे लेक है, लेक का ये सरफेस है, ये एक तरीके से सपोज कर लीजिए एक इलेप्टिकल शेप में एक लेक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसका गहरा वाला, साइड में क्या है कम गहरा होता है, सेंटर में एक डीप पॉइंट होता है। तो ये जो डेप्थ है, दिस डेप्थ, इसको हम मेजर करना है कि सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है दुनिया की, ठीक है। तो अंटार्कटिका में है ये आपकी, फिर है तगनिका, तगनिका,
ठीक है। तंगanyika जो लेक है, ये लेक है आपका तंजानिया और जोम्बिया के अंदर, ठीक है, तंजानिया एंड जोम्बिया के अंदर है ये आपको, और इसकी जो डेप्थ है 1470 मीटर की है। कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सागर है आपका, ईरान और रशिया के आसपास आपको देखने को मिलता है। इसकी जो डेप्थ है ये है 1025 मीटर की। बाइकाल या बाइकाल आप कहें इसे, तो इसकी जो डेप्थ है ये बेसिकली कहाँ है, सीरिया, सीरिया एंड रशिया, ठीक है, इन दोनों के एरियाज में आपको देखने को मिलती है, और इसकी जो डेप्थ है वो है 1642 मीटर की, ठीक है। तो देखिए, चार ऑप्शन थे, चारों की हमें डेप्थ मिल गई। सबसे डीपेस्ट पूछा था तो इसमें कौन सी मिल रही है हमें, ऑप्शन नंबर डी, बाइकाल, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा डीपेस्ट लेक में इन ऑप्शंस में से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इनमें से कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का, ठीक है। अब देखिए कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव जो है एक मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है 6 देशों की, ठीक है। इस कोरल कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव के अंदर कितनी कंट्रीज है, 6 कंट्रीज है, और वो 6 कंट्रीज हैं, उनके नाम आप नाम से पूछे, देखिए नाम आपको 6 के पता होंगे तो आप उसमें से जो पार्ट नहीं है उसका नाम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक है मलेशिया, ठीक है, देन आपका इंडोनेशिया, आपका उसके बाद आता है फिलीपींस, देन है आपका फोर्थ नंबर पे सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड्स, देन हमारे पास है इसमें पपुआ पपुआ न्यू गुआना, पपुआ न्यू गुआना एंड टाइमर लेस्टर, ठीक है। देखिए 6 हो गई ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गुआना एंड टाइमर लेस्टे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, टाइमर लेस्टे है, तो थाईलैंड नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हमें यही फाइंड करना था ना यहाँ पर कि कौन सी कंट्री नहीं है कोरल ट्राइंगल का हिस्सा, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज हैं और थाईलैंड यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब जो ये आपका कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, देखिए इसे कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव ऑन कोरल रीफ के नाम से भी हम जानते हैं, जो फिशरीज और फूड सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। फूड सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपका जो कई सारे जो फूड रिसोर्सेज हैं या सस्टेनेबल सस्टेन मराइन या कोस्टल रिसोर्सेज के बारे में जो एड्रेस करता है फूड सिक्योरिटी को। देखिए इंडिया की बात करें या फिर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो जो फूड सी फूड है, बेसिकली सी फूड, ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर फूड है, जिसे काफ़ी मतलब एक लंबी पॉपुलेशन या कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है से सी फूड को कंज्यूम करता है। और हर साल हम जो है कोरल ट्रायंगल डे भी ट्रायंगल डे ये भी सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल। किस डेट को, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये शुरू किया गया था 2012 से। 2012 से हम हर साल कोरल ट्रायंगल डे सेलिब्रेट करते हैं। आपका ये है आपका 9 जून को, ठीक है, 9 जून को, ठीक है। देखिए 9 जून को तो हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कोरल ट्रायंगल डे। अब इसके एक दिन पहले मतलब 8 जून को, ठीक है, 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशन डे, विश्व समुद्र दिवस या महासागर दिवस के रूप में ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को, 8 जून, जून 8 को हर साल, और इसे 2012 से शुरू किया गया है, ठीक है। थाईलैंड जो है ये आपका पार्ट नहीं है ट्रायंगल इनिशिएटिव ऑफ कोरल्स का, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली लैंड लॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी कंट्री जो है, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक है, ठीक है, कंप्लीटली लैंड लॉक का मतलब उसके आसपास जो बाकी देश हैं वो आपके जमीन से जुड़े हुए हैं, किसी शीश समुद्र से या पहाड़ से इस तरीके से जुड़े नहीं हुए हैं, ठीक है, कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है। जैसे इंडिया में हम बात करें तो इंडिया के अंदर लैंड लॉक स्टेट की हम बात करें तो जैसे एमपी है आपका, मध्य प्रदेश, आपका दिल्ली है, हरियाणा है, ये सब क्या है, लैंड लॉक है, मतलब ये किसी भी ओशन के साथ में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। हरियाणा ये ना ओशन के साथ है ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कहीं भी शेयर्ड है, तो इस तरीके के लैंड लॉक जमीन पे ही लॉक हो रखे हैं। तो देखिए
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है लोआस, ठीक है। लोआस जो एक कंट्री है आपका, वो क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। मलेशिया और बाकी जो थाईलैंड्स हैं, ये सारी क्या हैं आपकी, देखिए इसको मैप में देख लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, कौन सी कंट्री है और कहाँ पर है देखने को मिलती है। तो देखिए ये है मैप, ये आपकी जो कंट्रीज़ हैं ये वाली, ये क्या है, साउथ एशियन ईस्ट साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं एशिया के अंदर, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर रहेगा लोआस, ठीक है। देखिए लोआस ये रहा आपका। लोआस के आसपास कौन सी कंट्रीज आपकी, म्यांमार आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर म्यांमार है, ऊपर चाइना है, ठीक है। दिस इज लैंड लॉक, यहाँ पर ये लैंड से कनेक्टेड है, ये पूरा ये वाला जो एरिया है ये लैंड लॉक कंट्री है लोआस। एक तरफ म्यांमार है, चाइना है, ठीक है। और फिर इधर देखिए यहाँ पर एक वियतनाम है आपका, थाईलैंड है, कंबोडिया है, तो ये कंट्री से सराउंडेड है। तो यहाँ पर आपको म्यांमार के पास में लोआस देखने को मिलता है, जो कि आपका क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, लोआस, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि भाई प्रोजेक्ट डॉल्फिन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये 4-5 स्टेटमेंट्स जो भी हैं हमारे पास, 4 स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। अब देखिए जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, इसको इनिशिएट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, अपनी एक स्पीच के दौरान, जब वो स्पीच दे रहे थे कि कहाँ पर इसके बारे में चर्चा की थी उन्होंने, जब वो इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बात करी थी। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जो है ये किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द लाइनअप ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, देखिए ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है, प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है, तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है, जो नंबर ऑफ टाइगर्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ टाइगर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर्स की जो संख्या है देश के अंदर, उनको क्या किया गया, बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है, ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है, नेचर का, वो मेंटेन रहे। तो इस प्रोजेक्ट को भी उसी की तर्ज पर किया जाएगा, ताकि जो नंबर ऑफ जो संख्या है डॉल्फिन्स की आपकी, वो बढ़ सके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इस ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, सॉरी नॉट प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन है जो, ठीक है, ये आपका 10 साल के लिए है, ना कि यहाँ पर देखिए टोटल स्पैन लिखा हुआ 20 ईयर्स, दिस प्रोजेक्ट इज फॉर द 10 ईयर्स, 10 ईयर स्पैन के लिए है ये, 10 साल के लिए प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर उद्देश्य है इसका कि बोथ मेराइन जो आपका रिवर है, रिवर और मेराइन डॉल्फिन्स दोनों को वो किया जाए, रिवर और मेराइन, ठीक है, दोनों डॉल्फिन्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। प्रोटेक्ट किया जाए या फिर उनकी सेव किया जाए, बेसिकली इन दोनों एरियाज की जो डॉल्फिन्स हैं उनको। यहाँ लिखा हुआ है इट्स एम टू सेव रिवर डॉल्फिन ओनली, नहीं, मेराइन भी है, दोनों की है। तो जैसे देखिए जहाँ पर भी ओनली लिखा होता है ना, तो 95% आंसर वो वाला गलत होता है आपका, ठीक है। क्योंकि ओनली वाली कंडीशन में ही वो समझ लीजिए, जहाँ ओनली नहीं, एक ट्रिक है बेसिकली, कि जहाँ ओनली है ये मान के चलिए कि 95%, 5% सही भी हो सकता है, बट 95% चांसेस है कि वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका, ये दो चीज़ें आपकी गलत मिल गई, तो दो गलत मिल गई, तो करेक्ट आंसर तो आपका ई हो गया है, ये तो आपको पता लग ही गया है ना। जब भाई दो मिल गलत, तो नन ऑफ द अबव, मोर देन द अबव वाला आपका ऑप्शन हो जाता है, जिसमें नॉट करेक्ट पूछा था, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेड बाय जल शक्ति मंत्रालय, नहीं, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्रालय के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, ना कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगर जो हम बात करें यहाँ पर देखिए डॉल्फिन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ई हो गया है हमारा। तो डॉल्फिन्स जो है ये ब्लाइंड होती हैं, और मतलब ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को कैच करती है, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं या उस वेव को कहते हैं, साउंड वेव्स जो होती है बेसिकली, उन साउंड वेव को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। और ये मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलती हैं डॉल्फिन्स, ठीक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भी अगर जो हम बात करें तो कहाँ पर, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो रिवर है, इनका जो एरिया है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर का जो एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और एक और जगह है कर्णापुली
कर्नापुली संगू रिवर सिस्टम, जो सिंगू रिवर सिस्टम है, वहाँ पर भी ये आपकी जो डॉल्फिन्स हैं ये फाउंड होती हैं, देखने को मिलती हैं। स्पेशली हम गंगेटिक डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं अगर जो, ठीक है, तो गंगेटिक डॉल्फिन इन एरियाज में फाउंड होती हैं। और ये IUCN, जो IUCN है उसकी रेड जो लिस्ट है, रेड डाटा बुक जिसे कहते हैं हम उसे, उसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर इसे मेंशन किया गया है। एंडेंजर्ड मतलब खतरे के निशान पर ये है, ठीक है। और इसे 2009 के अंदर 2009 के अंदर भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। देखिए, नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया तो भाई इसका जो अवैध शिकार है, लोग किलिंग करते हैं, इसको एक संरक्षण मिलने का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, जब कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन लगा था मई मार्च के आसपास, मार्च में आपका मार्च के टाइम पर 2022 में, है ना, नॉट 20 में, सॉरी 2020 के अंदर जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो सब कम्प्लीटली लॉकडाउन था, तो लोगों को जो जो गंगेटिक डॉल्फिन्स है वो क्लियरली विजिबल हो रही थी गंगा रिवर के अंदर फ्लो होती हुई, है ना। कुछ लोगों ने ऐसा देखा है, ऐसी रिपोर्ट्स भी कहीं देखने को मिली है, ठीक है। तो देखिए, गंगेटिक ये एक्वेटिक लाइफ को भी आपको प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एक्वेटिक लाइफ के जो ये एनिमल्स हैं इनको अगर जो आप संरक्षित रखेंगे तो इकोसिस्टम को ये लोग बैलेंस रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। अगर क्या होता है फिर इकोलॉजिकली बैलेंस, देखिए नेचर ने जितनी भी चीज़ें धरती पर बनाई है ना, उनमें से कोई सी भी चीज़ कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होगा तो क्या है, आगे चल के वो ह्यूमन काइंड के लिए या उन्हीं की प्रजातियों के लिए क्या है, वो नुकसानदायक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिला है आपको ऑप्शन नंबर ई। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया कबरताल वेटलैंड के बारे में। जो कबरताल वेटलैंड है ये आपका किस स्टेट में देखने को मिलता है, और जो कि बिहार, जो कि एक रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट वेटलैंड जो आपका कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड साइट्स, वो है, ठीक है। ये आपका बेसिकली आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, ये आपका कन्वर झील में, कन्वर झील, ठीक है। कन्वर झील या फिर आप कन्वर लेक कहें इसे, ठीक है। और कन्वर लेक कहाँ है आपका, ये है आपका बेगूसराय के अंदर, ठीक है, बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ है आपका, ये है आपका बिहार के अंदर, ठीक है। देखिए, हम बिहार के एग्जाम की तैयारी करें तो पता ही हमें बिहार में कहाँ है, बेगूसराय, वहाँ पर है आपकी कन्वर झील, ठीक है। और कन्वर झील है तो भाई झील जहाँ पर होगी वहीं पर तो वेटलैंड होगा, ठीक है। तो ये वहाँ पर वेटलैंड है, ठीक है। अब ये 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 की बात करें हम या अक्टूबर 2020 के अंदर, ठीक है, अक्टूबर 2020 के अंदर रामसर कन्वेंशन जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ वेटलैंड, ठीक है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, देखिए वेटलैंड के वो ऐसे प्लेसेस जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ आपके देश के लिए या प्रदेश के लिए ज़रूरी नहीं है, वो पूरी दुनिया के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लेस है, ठीक है। और अगर जो हम बात करें इंडिया के अंदर इन टोटल 41 जो है रामसर साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर जो हम साउथ एशिया में बात करें कम्प्लीटली, साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी वेटलैंड्स आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलती हैं। वो कितनी है, 41, ठीक है। अब ये तो अक्टूबर की बात हो गई, ठीक है। और नवंबर में, नवंबर 2020 के आसपास में, मतलब इस महीने के दौरान 40th एंड 41 41वीं और 40वीं वेटलैंड साइट, ठीक है। 41वीं 40वीं की बात कर ली तो ये वाली कौन सी होगी, 39th होगी आपकी, है ना। इफ इन केस कभी पूछा जाए तो 39th आप आसानी से बता सकते कौन सी है, कबरताल वेटलैंड है। तो 40वीं वेटलैंड साइट जो है ये आपकी डिक्लेयर हुई कहाँ पर, सुर सरोवर आगरा के अंदर। जो सुर सरोवर लेक है, सुर सरोवर लेक आगरा में, वो डिक्लेयर की गई वेटलैंड साइट उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और 41st आपकी कौन सी है, लोनार लेक, लोनार लेक आपकी महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। ये 2020 के अंदर ये 40 और 41st जो है डिक्लेयर की गई थी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आपकी 2020 के आसपास की, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका, क्योंकि देखिए बिहार के अंदर थी आपकी, बिहार, है ना, तो बिहार तो ऑप्शन है ही नहीं। अब देखिए, ये तो हमने बात की थी 2020 के या 20 में जो वेटलैंड साइट से क्लियर हुई थी 41 तक। अब अगर जो एट प्रेजेंट जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2022 अप्रैल के टाइम पे, ठीक है, अब तक जो है
भारत के अंदर 49 प्लेसेस को एज अ डिक्लेयर किया जा चुका है वेटलैंड साइट के रूप में। ठीक है, तो जो अभी की लेटेस्ट बनी हुई है वो दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट टाइम पर। ये तो पुराने के हिसाब से हो गई, बट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बट अभी के हिसाब से करंट के हिसाब से 49 बनी है, तो 48 एंड 49th वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि 48 है आपकी खिजाड़िया, खिजाड़िया, ठीक है, खिजाड़िया जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, और 49th है आपकी भकीरा, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये दोनों को आपका डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट्स वेटलैंड। ठीक है, रामसर साइट्स बेसिकली डिक्लेयर किया गया, नॉट वेटलैंड, बेसिकली रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। ठीक है, क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया। इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा एरिया, लार्जेस्ट एरिया किसका देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब लार्जेस्ट एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एरिया इन द सेंस की हम बात करेंगे, उसके जो लैंड एरिया है उसको हम किलोमीटर स्क्वायर के टर्म्स में हम मेजर करेंगे। तो चलिए अगर जो हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले है आपका कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान का जो एरिया है ये है 2724900। ठीक है, मतलब 27 लाख किलोमीटर के आसपास का, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, फिगर एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मोटा मोटा आपको पता हो कि 27 लाख के आसपास है, तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाता है। और थोड़ा सा कन्वीनियंट करना है इस फिगर को, तो आप ये कर सकते हैं 27.24 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये किलोमीटर क्या है, 27 किलोमीटर तो नहीं हुआ ना, ये हुआ 27.24 लाख, मतलब 27.24 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम बात करें अब यहाँ पर, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है 9 पॉइंट, सॉरी नॉट 9.985738, नहीं 348 है, आई थिंक 348 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 98.57। ठीक है, अल्जीरिया की बात करते हैं जब हम, तो अल्जीरिया जो है इसका जो एरिया है 2381741, तो दैट विल बी 23.81 किलोमीटर स्क्वायर। देन इंडिया की हम बात करें यहाँ पर, इंडिया जो है 3287263, दैट विल बी इक्वल्स टू आपका कितना रहेगा, ये 32.87 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे बड़ा पूछा गया है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आपका कौन सा है, 98 वाला, जो कि है यूएसए का। ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। अब अगर जो यहाँ पर होता, इन जनरली अगर जो हम बात करें, तो सबसे पहले पायदान पे आता है, फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल लैंड एरिया के हिसाब से सबसे पहले पायदान पर आता है रशिया। सबसे बड़ा लैंड एरिया है रशिया का, इसका जो लैंड एरिया है वो है 170,98,242, दैट विल बी, मतलब हम बात करें 170 लाख 0.98 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 170 मतलब यूएसए का डबल ऑलमोस्ट कह लीजिए, है ना। सेकंड नंबर पे है आपका कनाडा, कनाडा का। ठीक है, कनाडा का एरिया है 99.8 लिख लीजिए, सिंपली हम लिख लेते हैं 99.8। ठीक है, थर्ड पे आपको पता ही लग गया यूएसए है, यूएसए क्या है आपका 98 है और कनाडा 99 पे है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दिस वन विल बी। ठीक है, इंडिया की हम स्थिति अगर जो बात करें यहाँ पर, तो इंडिया की स्थिति जो है, इंडिया इन नॉट ऑन द फर्स्ट, इंडिया जो है ये 7th प्लेस पर है लैंड एरिया के मामले में। दुनिया में 7वीं पायदान पर है आपका भारत। ठीक है, तो इंडिया की लैंड पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि लैंड के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लैंड एरिया के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ अ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, ये किसके द्वारा डिक्लेयर की गई है। ये स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ये डिक्लेयर की गई है मॉरिशस के द्वारा।
ठीक है। अब देखिए एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर कि जो मॉरिशस है बेसिकली इसको डिक्लेयर किया गया ट्राइबल इकोलॉजिकल क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। नॉट ट्राइबल, सॉरी टेरिबल, नॉट ट्राइबल, गलत प्रोनाउंस हो गया, टेरिबल, ठीक है। टेरिबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आपको देखने को मिले हैं मॉरिशस के अंदर, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो डिक्लेयर किया गया है एनवायरमेंटल इमरजेंसी, ठीक है, मॉरिशस के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए ये भी एक थोड़ा सा डाटा वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ये दुनिया में सबसे छोटा ओशन कौन सा, भाई जैसे हम जानते हैं ना 7 ओशन है हमारे पास, ठीक है, मतलब कहते हैं, बट 5 जो है दुनिया के अंदर बड़े ओशंस हैं, ठीक है, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। अब 5 जो ओशंस हैं, जैसे एक तो अटलांटिक ओशन हो गया, एक इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और एक और है साउथर्न ओशन, साउथर्न ओशन, ठीक है। तो ये 5 बड़े ओशंस हैं दुनिया में, ठीक है। अब इन ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन और सबसे और बड़ा करें इसमें पूछा गया सबसे छोटा ओशन कौन सा है। अब देखिए ये ओशन की जो अगर हम बात करें तो इसका जो कितने एरिया में स्प्रेड आउट है उसको इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर में हम अगर जो नापें, मिलियन, देखिए ये किलोमीटर स्क्वायर में तो बनेगी नहीं, इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में हम मेजर करेंगे। अटलांटिक ओशन की हम बात करते हैं अगर जो, तो ये 85.13 मिलियन मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में है ये आपका, ठीक है। देन इंडियन ओशन की हम बात करें 70.56 का फिगर है इसका। आर्कटिक ओशन दैट विल बी ऑफ 15.55, पैसिफिक ओशन आपका रहता है 161.76 एंड साउथर्न ओशन विल हैव अ 21.96। देखिए सबसे छोटा आंकड़ों के हिसाब से बनता है आर्कटिक ओशन, ठीक है। और अगर जो इफ इन केस यहाँ पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट की जगह बिगेस्ट या लार्जेस्ट, तो दैट विल बी द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस साल के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था, मतलब पास होने के बाद इनेक्ट हुआ था, वो हुआ था 1986 के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये एक्ट आया था इसके अंदर ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइड करनी है किसको, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव करना है किसको, इन्वायरमेंट को, ठीक है। इसका जो मेन एम था इस एक्ट का, एम कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव जो था इसका, वो था आपका प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट की प्रोडक्शन और इम्प्रूवमेंट के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे और एक्ट्स भी ऐड किए गए हैं, और लेटेस्ट जो आई थिंक लास्ट अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट के अंदर वो हुआ था आपका 1991 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है नेक्स्ट, इसमें पूछा गया कि जो मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन, ठीक है, ये जो व्यक्ति है, प्रोनाउंसिएशन फिर मेरा हो सकता है अप एंड डाउन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सवाल, ठीक है। तो सवाल है कि मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन, ठीक है, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं आपके प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के, ठीक है। तो ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ये अपॉइंट हुए हैं मलेशिया के, ठीक है। इन्होंने अभी शपथ ली थी मलेशिया के पीएम के रूप में, ठीक है। मलेशिया के ये 8th नंबर के, 8वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और कहाँ पर इन्होंने ली है, मलेशिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम आप जानते होंगे, कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है मलेशियन यूनाइटेड इंडिजिनस पार्टी, ठीक है, पार्टी का नाम है। और इन्होंने जो यहाँ पर पहले थे सक्सीड किया है, इनसे पहले जो 7th नंबर के पीएम थे मलेशिया के, वो थे महाथिर महाथिर बिन मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद, इनको रिप्लेस किया है और उनकी जगह पर ये आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो मोहम्मद यासीन है वो मलेशिया के पीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु टर्म द कॉइन इकोसिस्टम, ठीक है।
अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं ये वर्ड होता क्या है। देखिए इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिकल एरिया है एक तरीके का, ठीक है। दिस इज जस्ट से क्लीन करके वापस से लिखते हैं। दिस इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया होता है ये एक, ठीक है, जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी लोग एज वेल एज, देखिए ऑर्गेनिजम्स तो हो गए, प्लांट एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, प्लस इनके साथ में जो वेदर है वहाँ का, जो पर्यावरण क्लाइमेट वेदर है, वेदर के साथ लैंडस्केप्स जो हैं, लैंडस्केप मतलब हिली एरियाज हैं, प्लेन है, माउंटेन्स हैं या आपका रिवर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक, ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसा बफल ऑफ लाइफ बनाती है। बफल ऑफ लाइफ टू फॉर्म अ दिस विल मेक अ बफल ऑफ लाइफ, ठीक है। बबल, सॉरी, बबल ऑफ लाइफ नॉट बफल, बबल ऑफ लाइफ बनाती हैं। बबल ऑफ लाइफ दैट विल बी द इक्वल टू बायोस्फीयर, ठीक है, जिसे आप कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो स्पेस जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, एनिमल, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, वेदर, लैंडस्केप। और लैंडस्केप में आपकी रिवर, ओशियन, माउंटेन्स, प्लेन्स, ठीक है, हर डेजर्ट, सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जहाँ मिलकर बनती हैं वो आपका बायोस्फीयर कहलाता है। और ये बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो है दो टाइप का आपको देखने को मिलता है, टू टाइप्स ऑफ देखने को मिलता है। पहला होता है अबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक इकोसिस्टम। अब बायोटिक इकोसिस्टम को आप ऐसे कह सकते हैं कि लिविंग वाला, ठीक है, लिविंग पार्ट, जो लिविंग है, जीव जंतु वाला है, यहाँ पर एनिमल, प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, ठीक है। अबायोटिक जो नॉन लिविंग है, जिसके अंदर आप लैंडस्केप की बात कर सकते हैं, ठीक है, वेदर की बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इकोसिस्टम, बायोटिक और अबायोटिक के अंदर, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर्स की जैसे हम बात करें, यहाँ हो गया आपके बायोटिक फैक्टर्स की हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ होते हैं आपके जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हमने बात कर ली। अबायोटिक में आता है रॉक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें आपकी अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आती हैं। और ये जो टर्म है, क्वेश्चन जो था इकोजोलॉजिकल इकोसिस्टम का जो टर्म है, इसको पहली बार कॉइन किया था ए जी टांसले ने। ए जी टांसले देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ए जी टांसले ने। और कब किया था, ये किया था 1935 में, 1935, ठीक है। 1935 का एक्ट जो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, याद होगा आपको, है ना। तो उसी टाइम पर ए जी टांसले ने इस इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था, बताया गया था कि भाई, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ टर्म हम कॉइन करते हैं, मतलब बताया उन्होंने, इसकी डिस्कवरी करी, इस टर्म को पहली बार बोला, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, एंड लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।